तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से ही हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन डिनोटेड बाई ए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लो। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन तब आता है जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। ऐसा आपने नाइन्थ में भी पढ़ा हुआ है ना, तो उसको वैसे डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। इट इज डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड डिफाइंड एज द rate of rate of change of rate of change of velocity rate of change of velocity with respect to time। तो उसको डिफाइन किया गया बच्चों एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये भी दो प्रकार का होता है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कैन बी classified into two types तो इसमें जो फर्स्ट टाइप का एक्सेलरेशन है बच्चों, उसको आप बोलोगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। जैसे एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज स्पीड थी, वैसे ही आपका यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए एवरेज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। कई बार एवरेज को ऐसे लिखा दिए, ऐसे सिंबल बना दिया जाता है, मतलब इस तरीके से साइन लगा के बीच में एक्सेलरेशन लग दिया, तो इसका मतलब है आपसे एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा के बीच में वी लिख देता तो वो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो कभी कभी एवरेज ना लिख के वो क्वेश्चन में ऐसे सिंबल बना देते हैं, तो आपको याद रखना है इस सिंबल का मतलब एवरेज होता है, मीन होता है ना। तो अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो यह है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लिखेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज के रेट चेंज का रेट है ना। एक्सेलरेशन भी एक रेट ही है, किस किस का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम का। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसकी यूनिट लिखें आप तो ये मीटर पर सेकंड है और टाइम का चेंज सेकंड होता है, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सिर्फ डेल्टा वी लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअली में ये डेल्टा वी वेक्टर है, डेल्टा वी वेक्टर। इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बात याद रखेंगे आप। ये स्केलर सबसेक्शन नहीं है डेल्टा वी, ये वेक्टर सबसेक्शन है। वेक्टर सबसेक्शन हमने पढ़ा है, वो अलग होता है, सीधा सीधा आपको माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, ये आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो v2 या फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बात आप याद रखना, ये वेक्टर सबसेक्शन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये नॉर्मल सबसेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी का सबसेक्शन नहीं है, यहाँ पे वेक्टर सबसेक्शन। इस बात को ध्यान में रखना है बहुत, क्योंकि यही गड़बड़ कराएगा आपका, है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों कभी कभी बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, गलत है ऐसा। कभी सोच लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वो भी गलत है। एक्सेलरेशन एक्चुअली में चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ना तो वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ना वो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। वो किसके डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन किसके
डायरेक्शन में होगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो हमने वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ा है उससे जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे याद करो, मैंने वेक्टर सबट्रैक्शन में एक एग्जांपल दिया था कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट है, ये सेंटर है, ये इसका ए पॉइंट है और फिर पार्टिकल बी पॉइंट पे आता है। तो आपको याद होगा कि वी इनिशियल अगर ऐसा है और वी फाइनल ऐसा है तो आपसे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पूछी जा रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि आपका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो किसकी डायरेक्शन होना चाहिए, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब उसकी डायरेक्शन डेल्टा वी, और डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो देखो वी इनिशियल वेक्टर ये है, वी फाइनल ये है, तो याद करो इसको ट्रांसलेट किया था हमने। वी फाइनल वेक्टर तो पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो ये वी फाइनल हो गया, लेकिन वी इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर इसको ऐसे भी ले सकते हैं ना, वी फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल वेक्टर, मतलब वी इनिशियल वेक्टर का नेगेटिव वाला वेक्टर लेना है, मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन है ये जो रेड कलर में ये माइनस वी इनिशियल वेक्टर। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ये आपका डेल्टा वी का डायरेक्शन है, ये डेल्टा वी का डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन किसका होगा बच्चों, एक्सेलरेशन का होगा। ना तो वो वी इनिशियल के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना वी फाइनल के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये किसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वेक्टर है बच्चों, डेल्टा वी के डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात कि क्या कहना चाह रहे हैं ना, तो ये बात हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद जो दूसरा एक्सेलरेशन होता है बच्चों, सेकंड टाइप का जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, वही जैसा हम पढ़ते आए हैं कि आप एवरेज ही निकालो बट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दो, तो बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसी को तो बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए जब ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है तो ये इन्फिनाइटली स्मॉल चीज हो जाती है, तो ये डीवी अपॉन डी टी हो जाता है, डीवी अपॉन डी टी। यूनिट अभी भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डीवी अपॉन डी टी हो जाता है। तो ये आपका बच्चों कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा डेल्टा वी के अलोंग होगी, ना तो वी फाइनल के अलोंग होगी ना वी इनिशियल के अलोंग होगी, डेल्टा वी के अलोंग होगी, है ना, इस बात को भूलना नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे नीचे पॉइंट में लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन is a vector quantity, acceleration is a vector quantity and its direction is in the direction of is in the direction of its direction is in the direction of change in velocity, direction of change of velocity, in the direction of change of velocity, मतलब डेल्टा वी वेक्टर की डायरेक्शन, है ना बच्चों, but not in the direction of v final vector and v initial vector। तो याद रखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ना इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो बहुत सारी गलतियां करवाएगा ये छोटा सा पॉइंट, है ना, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरी चीज याद रखेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन हो रहा है, ये स्केलर सबट्रैक्शन नहीं है, तो आप मैग्नीट्यूड सेम देखें और उसको जीरो पुट कर दें, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी, दोनों प्रकार के एक्सेलरेशन क्लियर होंगे।
तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही पढ़ा। चाहे आप एवरेज एक्सेलरेशन की बात करो, तो एवरेज एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम, या फिर आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखा, जिसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं डीवी वेक्टर बाई dt। ठीक, अब यहाँ पर ये आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन कब कब आएगा, मतलब एक्सेलरेशन ऐसी कौन सी कंडीशन है जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है चेंज इन वेलोसिटी पर, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जब किसी प्रकार का चेंज आएगा, वेलोसिटी में जब जब किसी भी प्रकार का चेंज आएगा, तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, मतलब उसकी वैल्यू फिर जीरो नहीं होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन बच्चों क्या होगा, जीरो होगा, है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये कितने कारण से आ सकता है भाई। जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, आप खुद बताएं। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसके पास दो चीजें हैं। एक तो बच्चों मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, और दूसरा उसके पास क्या है बच्चों, डायरेक्शन है, डायरेक्शन। तो एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। तो आप सोचो वेलोसिटी में चेंज कब कब आ सकता है, या तो वेलोसिटी का सिर्फ क्या चेंज हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो केवल, तो एक्सेलरेशन आएगा। या तो केवल क्या चेंज हो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, तो भी एक्सेलरेशन आता है, तो भी एक्सेलरेशन आता है। ये बात आप याद रखेंगे। या फिर क्या हो कि दोनों चेंज हो, तब भी एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो कंडीशंस फॉर एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो तीन कंडीशंस में एक्सेलरेशन हो सकता है। कंडीशंस, कंडीशंस in which एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो आप पे वो कंडीशंस जिनमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन जीरो केवल तब होगा जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। ऐसा नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन अपीयर होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन जब सिर्फ क्या चेंज हो बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहली कंडीशन, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी। यानी कि आप सोचो इस तरीके से देखें, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है। पहले पार्टिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड थी। फिर बाद में कुछ समय के बाद, टी टाइम के बाद, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है ना, इसमें वो चेंज नहीं हुआ डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। सेकंड जो आपका बच्चों कंडीशन है कि एक्सेलरेशन आने का, वो है ओनली डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। अगर सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। तो अगर ऐसा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है बट आपका जो डायरेक्शन है बच्चों वो चेंज हो रहा है सिर्फ, तो ऐसा किस में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है बच्चों, पहले बच्चों ये ऊपर जा रहा था, अब इस पॉइंट पे ये ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। और डायरेक्शन चेंज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन है। अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही बताई थी, तो ये बाद में प्रूव भी करेंगे, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, और ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स सेंटर होती है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये हम निकालेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है कि अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है
मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है तब भी एक्सेलरेशन आता है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। तीसरा कंडीशन, अब या तो दोनों ही चेंज होने लगे भाई, है ना, बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction of, both magnitude as well as direction of velocity changes। अब भाई दोनों ही चेंज हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है अब तो एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। यानी कि आप बाद में देखेंगे कि हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर डायरेक्शन भी चेंज हो गई और यहाँ वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर फिर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, फिर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, है ना। बाद में देखेंगे कि वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा जब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे ना, तो उसकी चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में हम केस स्टडीज में करेंगे। बस अभी आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे एक्सेलरेशन अपीयर होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो या तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, या तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, या तो आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाए, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। देखिए बच्चों, अब हम कंडीशन तो समझ गए कि एक्सेलरेशन कब कब आता है, लेकिन इस एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो भी दो प्रकार की इसकी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। तो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये जो अपना एक्सेलरेशन है ये फिर से दो प्रकार का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यूज। एक्सेलरेशन वैल्यू बोल लो या मैग्नीट्यूड बोल लो, है ना, या डिपेंडेंसी बोल लो। तो ये एक्सेलरेशन दो प्रकार के इस तरीके से हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर ये हो सकता है कि ये वेरिएबल हो, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू वेरी कर रही हो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों, तो उस पर्टिकुलर मोशन को जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, देखो जहां एक्सेलरेशन है वो है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता ही है, ये तो हमें बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन है बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उस केस में आप बोल सकते हो, इसको एक अलग नाम दिया जाता है, इस टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। याद रखेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है बट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ये दोनों चीजें अलग अलग है। और जब एक्सेलरेशन वेरी करने लगे तो उस टाइप के नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन को पता होनी चाहिए। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका क्या मतलब, जैसे मान लो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे दी गई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू हमेशा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन वहीं पे अगर मैं एक्सेलरेशन ऐसे लिखूं कि भाई 2 टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं 0 सेकंड देखूं तो 0 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, 1 सेकंड पे देखूं तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 सेकंड रखूं यहाँ पर टाइम की जगह तो 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप समझ पा रहे हो टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, जबकि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसी भी चीज का फंक्शन नहीं है, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको याद रखना है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, वेरिएबल भी हो सकता है। और जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं नाइन्थ में, वो आपने सुना होगा कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिखी गई है। जो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी हम डिराइव भी करेंगे आगे चलकर, तो आप देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैसी कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है, वो तो सिचुएशन टू सिचुएशन सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको दोनों बताऊंगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को भी कैसे
सॉल्व किया जाता है, इक्वेशंस बनाकर कैसे यूज किया जाता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप थोड़ा फैमिलियर है क्योंकि 9th में आपने पढ़ा हुआ है। ये चीज आपके लिए नई होगी वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जब आप पढ़ते हो कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इससे समझे क्या आप, आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी तो समझ में आना चाहिए। आप इससे समझोगे क्या? तो एक्चुअली में मैं आपसे ये बोलता हूं कि कभी भी ऐसा दिया जाए, लिखने के लिए आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने के लिए आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, बट जब आप इसको रीड करें और मन में सोचें इसके बारे में, तो हमेशा इसको ऐसे रीड किया करो कि एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो 2 मीटर पर सेकंड है। लिखने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा करो, लेकिन सोचने के लिए, उसको समझने के लिए ऐसे समझा करो 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये मुझे बता रहा है कि इस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर सेकंड में, हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड का। यानी कि आप सोचो कि अगर एक पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और उसको एक्सेलरेशन दिया जाए 2 मीटर पर सेकंड, तो आप सोचो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर आपने एक्सेलरेशन अप्लाई किया, तो 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? तो देखो बच्चों कितनी वेलोसिटी का चेंज आना था 1 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया 1 सेकंड में। तो अब ये 0 से 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्योंकि 2 माइनस 0 2 आ गया। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड में आप सोचो 2 सेकंड्स के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 2 से और चेंज हो जाएगी, तो 2 मीटर पर सेकंड से कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। तभी तो 4 माइनस 2 2 आएगा बच्चों। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। वैसे तीसरे सेकंड पे आप देखोगे तो फिर से 2 बढ़ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड लगेगी। इस तरीके से 4 सेकंड पे 8, इस तरीके से आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन प्लस का मतलब ये था कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है, इसलिए वो जुड़ता जा रहा है। अगर सोचो मैं बोलता कि इनिशियल स्पीड मेरी 10 मीटर पर सेकंड है पार्टिकल की, और जो आपने एक्सेलरेशन लगाया वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव कर दिया, एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको रीड करो, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा बच्चों। तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से घट जाएगी। जब सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो बढ़ रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो घट रही है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जब आपकी स्पीड घटने लगती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो 2 से घटना चाहिए, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड घट रही है, तो 10 से 2 घटकर ये 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर 2 सेकंड्स पे बच्चों 8 से 2 और घटकर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर तीसरे सेकंड में 2 और घटकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आप एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे होंगे कि अगर एक्सेलरेशन दे रहा है तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में आपको ये जानकारी देता है कि हर सेकंड में एक्चुअल में कितनी स्पीड में चेंज आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड में जो चेंज आएगा वो बढ़ जाएगा, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो स्पीड में चेंज आएगा वो घट जाएगा। और जब स्पीड घटने लगेगी तो बच्चों ये वाला केस रिटार्डेशन कहलाएगा, रिटार्डेशन। और जब स्पीड बढ़ने लगेगी तो वो वाला केस क्या कहलाने लगेगा बच्चों, एक्सेलरेशन कहलाने लगेगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है, समझ में आया है ना। वैसे वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे हर सेकंड में सेम अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, सेम अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें अलग अलग अमाउंट में इंक्रीज होगा। जैसे 0 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगा, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड तक बच्चों, फिर वो 2 सेकंड अगर आप डालोगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंक्रीज करेगा, है ना। ऐसी हर समय पर ये चेंज हो जाएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगा, है ना, लगातार। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है और वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज से इसके आगे की कहानी आपको बताई जाएगी। बच्चों एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक और खास बात है, 2 टर्म आते हैं, या तो आपकी बॉडी की स्पीड चेंज कर रही होगी आफ्टर अप्लाइंग एक्सेलरेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर आपकी स्पीड कम हो रही है
आफ्टर अप्लाइंग एक्सेलरेशन, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, है ना। तो अब ये रिटार्डेशन कब होगा, एक्सेलरेशन कब होगा रियलिटी में, इस कंडीशन पे बात करते हैं। अब कई बच्चों के मन में इसको लेकर मिसकंसेप्शन है। बच्चा ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन होता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के बाद भी रिटार्डेशन हो सकता है। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ सिचुएशंस। तो पहले से अपने मन से ये निकाल दो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब हमेशा रिटार्डेशन। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब एक्सेलरेशन भी हो सकता है, वो पार्टिकल की स्पीड बढ़ भी सकती है ना। कैसे और क्या कंडीशन है कि हम कब रिटार्डेशन बोलना चाहिए, कब एक्चुअली में एक्सेलरेशन बोलना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो देखो मैं कुछ केसेस यहाँ पे बना रहा हूं, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फर्स्ट केस, कि मान लीजिए कि आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है बच्चों, वो राइट की तरफ है। राइट की तरफ है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। राइट को हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और लेफ्ट को हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। और मान लीजिए जो आपका एक्सेलरेशन लगाया गया इस बॉडी पर, वो भी राइट की तरफ लगाया गया, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव। अब सोचो कि कोई व्यक्ति ऐसे भाग रहा है राइट की तरफ, और एक्सेलरेशन राइट की तरफ लगाने का मतलब पीछे से किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको धक्का दे दिया। तो कोई व्यक्ति राइट की तरफ भाग रहा है और पीछे से राइट की तरफ ही उसको धक्का मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अरे भाई, आप जिस डायरेक्शन में भाग रहे हो और पीछे से आपको उसी डायरेक्शन में कोई धक्का दे दे, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना अचानक। आपकी स्पीड क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो केस नंबर 2 पे अगर हम जाएं, केस नंबर 2 पर, तो क्या होगा कि लेट सपोज आपका जो पार्टिकल है बच्चों, उसकी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट की तरफ थी, लेफ्ट की तरफ। मतलब वेलोसिटी का साइन कैसा है बच्चों, नेगेटिव। और जो एक्सेलरेशन है वो भी लेफ्ट की तरफ लगाया गया, मतलब एक्सेलरेशन भी बच्चों कैसा है, नेगेटिव। स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव की तरफ, लेफ्ट साइड है ना। पार्टिकल लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा था और उसको धक्का भी पीछे लगाया गया, लेफ्ट तरफ लगाया गया। तो भी आप सोचो, जब कोई व्यक्ति पीछे की तरफ चल रहा होगा और धक्का भी पीछे मार दो आप, लेफ्ट डायरेक्शन में मार दो, तब भी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी भाई। आप खुद सोचे, चाहे आदमी आगे जा रहा हो, आगे की तरफ धक्का मारो तो भी स्पीड बढ़ेगी, और चाहे व्यक्ति पीछे की तरफ जा रहा हो और धक्का भी पीछे की तरफ ही मारा गया उसको, तो उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, स्पीड इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी बच्चों। यानी कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन से स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया, अगर एक्सेलरेशन अप्लाई करने पर स्पीड इंक्रीज करती है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन हैपेंस, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन हैपन हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड कम नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो, जैसा आप मन में विचार करते थे 9th वगैरह में कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि स्पीड कम होगी, वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि मैक्सिमम जो केस होगा उस समय पर वेलोसिटी राइट की तरफ होगी और एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए वो स्पीड डिक्रीज कराता है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, इसलिए वो हमारे मन में ऐसा बस जाता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में रिटार्डेशन होना या किसी बॉडी का एक्सेलरेशन होना, एक्सेलरेटेड मोशन करना, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके दोनों की साइन क्या है, दोनों के हिसाब से देखा जाता है। मतलब एक्सेलरेशन का भी आपको साइन पता होना चाहिए और वेलोसिटी का साइन पता होना चाहिए, या दोनों की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि कोई बॉडी रिटार्डेशन कर रही है कि कोई बॉडी एक्सेलरेशन कर रही है। अकेले एक्सेलरेशन के साइन देखने से नहीं पता चलता है कि बॉडी रिटार्डेशन कर रही है कि एक्सेलरेशन कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो, केस नंबर 4 में हम देखते हैं, केस नंबर 3 पे देखते हैं, तो आपको और बातें समझ में आएगी। अब लेट सपोज वो पार्टिकल बच्चों ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ थी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, बट एक्सेलरेशन आपने पीछे की तरफ लगा दिया, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब ये इसकी स्पीड घटेगी, इस पार्टिकल की स्पीड। कोई पार्टिकल ऐसे राइट की तरफ जा रहा था, आपने धक्का पीछे मार दिया तो उसकी स्पीड घट जाएगी।
स्पीड डिक्रीजेस। जबकि केस नंबर 4 में ये स्पीड फिर से डिक्रीज होगी। अगर आपका पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, बट आपने एक्सेलरेशन राइट की तरफ लगा दिया है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब भी ऑब्वियसली बात है पीछे कोई आदमी जा रहा है उसको आगे की तरफ धक्का दे दो तो भी तो उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी बच्चा। तो ये दोनों केस जो है वो आपके रिटार्डेशन के हैं और ये दोनों केस जो है वो आपके एक्सेलरेशन के हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम हो या तो डायरेक्शन सेम हो, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या राइट की तरफ या दोनों नेगेटिव नेगेटिव या लेफ्ट की तरफ, तो आपका डायरेक्शन सेम होने पे या साइन सेम होने पर आपका जो बच्चों पार्टिकल है वो हमेशा ही स्पीड उसकी बढ़ेगी, मतलब एक्सेलरेशन होगा, है ना। और जब आपके दोनों का साइन अपोजिट है या डायरेक्शन अपोजिट है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, है ना, या फिर एक राइट एक लेफ्ट या फिर दूसरा लेफ्ट और दूसरा राइट, तो उस समय आपकी स्पीड डाउन होगी, पार्टिकल की स्पीड कम होगी, तो वो रिटार्डेशन का केस है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब हमेशा रिटार्डेशन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केस में हालांकि आपको यही केस मिलेगा, मैक्सिमम जो आप सवाल करोगे उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव रही होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा होता है, इसलिए वो आपको ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बात पे आपको ध्यान देना है, मतलब कब बॉडी रिटार्ड करेगी कब बॉडी एक्सेलरेट करेगी ये दो बातों पे निर्भर करता है। आपको दोनों देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी का साइन कैसा है या डायरेक्शन कैसा है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या साइन कैसा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉडी एक्सेलरेशन कब करेगी, जो फर्स्ट और सेकंड केस में हो रहा है, या तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो या दोनों का साइन सेम हो, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि if A and V, है ना, acceleration and velocity have same sign or same direction, then body accelerates, है ना बच्चों। या फिर आप इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख लो कि A और V का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वही बात है, अगर A और V का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। या फिर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ A एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब उन दोनों का साइन सेम है, भले ही नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो उसका मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना। ये इसकी कंडीशन भी आप बोल सकते हो। वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्ड और फोर्थ केस के लिए, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव डिफरेंट साइन और डिफरेंट साइन या फिर अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट साइन भी बोल सकते हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ज्यादा अच्छा वर्ड है, उसको यूज कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शंस, है ना, देन बॉडी रिटार्ड्स, मतलब इसमें आप ये कंडीशन बना सकते हो कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगी तो वो लेस देन 0 होगा। तो अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो बॉडी रिटार्ड कर रही है, अगर उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो आई होप बच्चों आपको ये कंडीशंस क्लियर होंगी, समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों, ये एक्सेलरेशन की एक्सेलरेट कब करती है रिटार्ड कब करती है उसकी कहानी थी। अब बेसिकली एक्सेलरेशन, तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ा था, उस पर भी और थोड़ा सा फॉर्मूले बना लेते हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारे डेफिनेशन से फॉर्मूला आया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, फर्स्ट वाला, वो था क्या चीज, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी वेक्टर बाई डीटी वेक्टर।
ये हमने पढ़ा था, है ना बच्चों। तो अब ये dv बाई dt है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, याद रखेंगे टाइम का फंक्शन है तो। लेकिन मान लीजिए कि आपको पोजीशन दिया गया, वेलोसिटी नहीं दिया गया, पोजीशन दिया गया है, तो फिर आप कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे। तो अगर आपको पोजीशन से एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपका dv बाई dt है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आप v को क्या लिख सकते हो, अगर पोजीशन दिया गया है तो d बाई dt v को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन dx बाई dt। तो एक्चुअली में पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी आएगा, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो तो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब अगर पोजीशन आपको दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इस डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, d2x बाई dt स्क्वायर। ये तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। लेकिन इन सब में से जो मैं आपको तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा जब ये तीसरा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं ये यूज होगा तो सवाल टफ होगा। अभी हम आगे देखेंगे, इस बात को समझेंगे। जब भी ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होगा तो सवाल टफ हो रहा होगा, है ना, ये बात हमेशा याद रखना। तीसरा फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया जाए, मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, अब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो देखो एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला तो हमने ये पता ही है, dv बाई dt। लेकिन अगर सोचो इसी में मैं सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दूं और सेम चीज का डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा बच्चों इसको रीअरेंज करो जरा, इस dx को इसके साथ ले जाओ और dt को इधर ले आओ। तो देखो dx के नीचे dt लिख रहा हूं मैं, तो dx के नीचे पहले dt लिख देता हूं इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx कर लेते हैं यहाँ पर, dv बाई dx है ना, मैंने इसी चीज को रीअरेंज कर दिया जो यहां लिखा था। अब dx बाई dt क्या है, ये आपको पता है वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx। अब देखो अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x दिया है आपको, तो बहुत आसानी से आप, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो भाई, यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है, dv बाई dt डिफरेंशिएशन वाला, जब आपका वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो। आपको ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब पोजीशन इस फंक्शन ऑफ टाइम हो और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। और ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स हो, मतलब पोजीशन के टर्म्स में वेलोसिटी दी गई हो, तब आपको ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब तीसरा फॉर्मूला यूज होता है तो सवाल अमूमन टफ होते हैं। खैर हम तो प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहता है। लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक आपको बता दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो बच्चों आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताया, है ना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चार्ट बना लो, छोटा सा चार्ट है लेकिन यहाँ पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो हम स्टार्ट कर रहे थे मोशन चैप्टर, है ना बच्चों, मोशन। तो मोशन में होता है क्या है कि मोशन एक्चुअली में टू टाइप्स का होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला टाइप का जो मोशन होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें आपकी वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है ना। फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप का मोशन था वो था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इसमें बच्चों वेलोसिटी चेंज करती है, तभी उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी चेंजेस, और अगर वेलोसिटी चेंजेस होगा तो एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होता, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए। एक को कहा जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली
एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसमें वेलोसिटी तो चेंज करती है भाई, वेलोसिटी तो चेंज करती है, चेंजेस, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। और फिर हमारा दूसरे टाइप का जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वेलोसिटी चेंज करेगी, इसमें भी वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंजेस, बट इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन वेरीज, एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। अब इसमें आप ध्यान देंगे, जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं ना, तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक इक्वेशन पर्याप्त होती है, कौन सी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इक्वेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इसकी जरूरत हो, मतलब इसमें और कुछ की जरूरत होती नहीं है, सिंपल इस फॉर्मूले से हमारा काम बन जाता है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे होते हो, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर इसको समझने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनाई जाती है, इसमें तो एक ही इक्वेशन से काम हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन में, इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। मतलब हम यहाँ भी डिराइव करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसको समझने के लिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस की जरूरत पड़ती है। अलग अलग वेरिएबल्स होंगे आपका, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगा तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन वेरिएबल्स को जो इक्वेशंस क्या करती हैं बच्चों, रिलेट करती हैं, वैसी 3 इक्वेशंस होती हैं जो इनको रिलेट करती हैं, तो इसको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं, उनको डराइव करते हैं ना बच्चों। और ये जो है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, इसके लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय इंटीग्रेशन प्रोसेस। कैसे मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। आपको इस वेरिएबल एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आप समझ में आ रहे हो। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उनके लिए तो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं और उनको यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। बट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस नहीं बताई गई हैं आपको, वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेशन प्रोसेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा। अब वो कैसे करेंगे, किस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, है ना। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको बच्चों ये चार्ट जो है वो क्लियर होगा। तो ये मोशन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी पूरी समरी है। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इसको। v इज इक्वल्स टू, अगर आपको दिया गया टी स्क्वायर प्लस 2t मीटर पर सेकेंड, तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फाइंड फर्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। और सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, है ना बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखो वेलोसिटी दिया, आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या था भाई, ए एवरेज। तो उसका निकालने का तरीका ये था बच्चों कि आप क्या करोगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। यानी यहां पे आप लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो देखो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल टाइम क्या है आपका 2 सेकंड, मतलब वेलोसिटी
एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड निकालना है, फिर माइनस वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम 0 सेकंड इक्वल्स टू 0 सेकंड पर क्या वेलोसिटी है उसको माइनस करना है और डिवाइड बाई फाइनल टाइम 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड। तो देखो बच्चों वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना होगा, वेलोसिटी के फंक्शन में टाइम की वैल्यू 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस टाइम की वैल्यू 0 डालें तो ये हो जाएगा बच्चों 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया है ना 0 से 2 सेकंड के लिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि आपका अगर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालना तो आप जानते हो उसके लिए तो dv बाई dt करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया ही है आपको, तो d बाई dt और ये है टी स्क्वायर प्लस 2t। अब डिफरेंशिएशन करना आपको आता ही है भाई, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और प्लस 2t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन 1 तो 2 आ जाएगा, तो 2t प्लस t आ गया, 2t प्लस 2 आ गया है ना। अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पर, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में t की वैल्यू 2 डालो, तो 2 इंटू 4 2 इंटू 2 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है ना। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया ये आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों और अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या होगा कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दिया है कितना टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5 मीटर्स में है ना, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे आपको एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का। तो ये भी एक सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको बताया था अगर आप पोजीशन दिया और एक्सेलरेशन निकालना हो तो बच्चों 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया करो है ना। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लें आप। याद है मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू पोजीशन पे d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी ये डबल डिफरेंशिएशन है, यानी कि आप इसको ऐसे भी दे सकते हो d बाई dt ऑफ dx बाई dt। तो करें बच्चों d बाई dt और dx बाई dt कितना आएगा, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों 3t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करो इसका, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 4 है ना, तो दिस विल बिकम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हमें 2 सेकंड पे चाहिए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स आ जाएगी बच्चों। t की वैल्यू 2 डाल दो, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 4 तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा है ना। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे जल्दी से। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि क्वेश्चन में आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय कितना बच्चों 3t स्क्वायर प्लस 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड्स पे आपको वेलोसिटी निकालना बच्चों, और वहां गया बोला गया है इफ एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। तो आपको t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, अगर 0 टाइम पर वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो इसको कैसे करोगे, अच्छा बच्चों मैंने आपको बीच में एक बताया था कि अगर पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन करो, लेकिन आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है ना। मैंने बीच में ऐसा आपको बताया था थ्योरी में, तो वही है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया और वेलोसिटी पूछा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपको पता है 3t स्क्वायर प्लस 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt।
तो ये 3t² प्लस 25, अब dt को उधर ले जाओ t के साथ, तभी तो इंटीग्रेशन कर पाओगे। एक वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, तो v वाला एक साइड, t वाला एक साइड, तो 3t² प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो बच्चों। अच्छा टाइम क्या है, हमें जीरो टाइम पे वेलोसिटी पता है, तो जीरो से कितने समय के लिए, 2 सेकंड्स के लिए, 0 से 2 सेकंड के लिए चलना है ना, तो टाइम की लिमिट ये हो गई। तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड, और t टाइम पे 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी वो निकालना है, तो यहाँ पे v लिख लेते हैं हम। अब इसको सॉल्व कर लें, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, सभी को पता है, लिमिट लगाएंगे 2 से v तक इज इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो t3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसल, प्लस 25 का इंटीग्रेशन होगा 25t, और आप लिमिट लगा दोगे कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो यहाँ पे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब बच्चों 8 होता है, प्लस 2 इंटू 25, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 इंटू 25 जो है वो हो जाएगा 50, माइनस यहाँ पे 0 रखोगे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 8 प्लस 50, तो ये आ गया 58, 2 उधर जाएगा तो 60, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेकंड्स में 60 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजीली बन जाए। तो देखिए बच्चों, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 से वो स्टार्ट करता है और स्ट्रेट लाइन में मूव करना चालू करता है। सच दैट बोल रहा है इट वेलोसिटी चेंजेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल्स टू t² माइनस t मीटर पर सेकंड। फिर ये बोला जा रहा है फाइंड द रेंज ऑफ टाइम फॉर विच पार्टिकल रिटार्ड्स, तो आपको ये बताना है कि वो टाइम का रेंज क्या है, टाइम की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिस पर पार्टिकल रिटार्ड कर रहा होगा, है ना बच्चों। अब अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था मैं, कि अगर आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ a और v, मल्टीप्लाई करोगे आप a और v के साइन का, a और v के साइन का याद है आपको, और अगर वो लेस देन 0 आ जाए, मतलब अगर ये वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन और दोनों का साइन अपोजिट है, तो फिर वो रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिटार्डेशन के लिए ये कंडीशन है ना, ये मैंने आपको बताया था। यानी कि अगर आपको ऐसा टाइम का रेंज मिल जाए जिस रेंज के बीच में इनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, तो आप बोल सकते हो कि उस रेंज में आपका रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन के बारे में सोचें, a मल्टीप्लाइड v करना ना बच्चों, तो एक्सेलरेशन अगर देखें तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो dv बाई dt। dv बाई dt है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2t माइनस t आ जाएगा, है ना, अगर आप सॉरी 2t माइनस 1 आ जाएगा अगर डिफरेंशिएशन करोगे, t² का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन -1, तो ये आ गया 2t माइनस 1। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि किस टाइम के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और किस टाइम के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को 0 करके देखो कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 है। तो इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए टाइम क्या होगा वो निकालते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी हाफ सेकंड, यानी हाफ सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। इसका मतलब उससे पहले जो साइन रहा होगा हाफ सेकंड के बाद साइन बदल गया होगा, क्योंकि हाफ सेकंड पे 0 एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन का साइन चेंज हुआ होगा। अब आप ध्यान से देखें, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि इफ t इज ग्रेटर देन हाफ, t इज ग्रेटर देन हाफ, अगर टाइम की वैल्यू हाफ सेकंड से बड़ी हो जाएगी, तो अगर टाइम की वैल्यू हाफ सेकंड से बड़ी होगी बच्चों, तो यहाँ पे देखो आप क्या होगा, अगर मैं इसको हाफ सेकंड से बढ़ा लूं, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये हाफ सेकंड से बड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू हाफ सेकंड से बड़ी रख के देखो आप, तो उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का वैल्यू भी 1 से बड़ा आएगा, तो 2t बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है अगर t की वैल्यू हाफ से बड़ी है, और अगर t की वैल्यू हाफ सेकंड से छोटी है, हाफ सेकंड से छोटी है, तो एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव होगा। देखो करके देख सकते हो आप, अगर t की वैल्यू हाफ सेकंड से छोटी है तो ये क्वांटिटी 2t जो है वो लेस देन 1 आएगा,
तो -1 बड़ा हो जाएगा और ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। आप कोई वैल्यू भी चाहे तो रख के देख सकते हैं। तो हाफ से बड़ी वैल्यू अगर 0.75 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और इससे कम वैल्यू 0.25 रखेंगे तो ये कम आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो ग्रेटर देन हाफ सेकंड में मतलब हाफ सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, हाफ सेकंड से बड़ा अगर टाइम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और हाफ सेकंड से कम टाइम है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से हाफ सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू बच्चों नेगेटिव है। चलो, तो ये हमने एक्सेलरेशन के लिए साइन का रेंज निकाल दिया। उसके बाद हम वेलोसिटी के लिए निकालें कि वेलोसिटी किस रेंज में पॉजिटिव है और किस रेंज में नेगेटिव है। तो वेलोसिटी तो बच्चों टी स्क्वायर माइनस टी है। तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 कर लें, तो पहले देखें वेलोसिटी कहाँ 0 होती है। तो टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो यहां से सॉल्व करोगे तो टी कॉमन ले लेना, टी माइनस 1 बचेगा, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, 0 हो रही है। टी इक्वल टू 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो रही है। तो इसके पहले क्या रहा होगा, जब टाइम लेस देन 1 सेकंड रहा होगा, तो टाइम या फिर ग्रेटर देन 1 सेकंड के लिए निकाल के देख लेते हैं। तो जब आपका टाइम ग्रेटर देन 1 सेकंड रहा है तो वेलोसिटी कैसा रहा है बच्चों, देखो ये 1 सेकंड से अगर बड़ा हो गया तो उसका स्क्वायर इससे ज्यादा ही होगा। भाई 1 से बड़ा हो गया तो उसका स्क्वायर टी से तो ज्यादा ही होगा, टी का स्क्वायर की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी हमेशा अगर t इज ग्रेटर देन 1 सेकंड है। और अगर t इज लेस देन 1 सेकंड है बच्चों, t इज लेस देन 1 सेकंड, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका स्क्वायर जो है वो छोटी क्वांटिटी होगी t के कंपैरिजन में, t स्क्वायर अगर वो लेस देन 1 है, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो लेस देन 1 सेकंड में बच्चों t की वैल्यू नेगेटिव है ना। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ऐसा कौन सी रेंज है जो यहां पर क्या हो रही है कि जिसमें v का साइन और a का साइन मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ रहा है। तो पहले तो आप ग्रेटर देन हाफ सेकंड देखो, लेस देन हाफ सेकंड देख लो आप। यहां पे t इज लेस देन हाफ सेकंड में नेगेटिव वैल्यू है एक्सेलरेशन की, और अगर यहां पे t इज लेस देन हाफ सेकंड बोले तो 1 सेकंड से छोटे समय में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो हाफ सेकंड से कम समय में भी वेलोसिटी नेगेटिव ही रहेगी। तो t लेस देन हाफ सेकंड में एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। यानी 0 से हाफ सेकंड तो आंसर नहीं हो सकता है, 0 से हाफ सेकंड आंसर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर हम देखें कि ये t ग्रेटर देन हाफ में पॉजिटिव है बच्चों, और यहां पर t लेस देन 1, मतलब यहां पे आप बोल सकते हो कि हाफ सेकंड से लेकर कहां तक, 1 सेकंड तक जो आपकी वेलोसिटी है बच्चों वो अभी भी नेगेटिव है। लेस देन 1 सेकंड में तो नेगेटिव है ना, हाफ सेकंड से भी छोटे में नेगेटिव थी, बट हाफ सेकंड से कम में हमारा काम नहीं बना क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव आ रहा था। यहां पे देखो हाफ सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है, और हाफ सेकंड से बड़े टाइम में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ये आ रहा है बच्चों लेस देन 0, मतलब a और v का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आ रहा है, उसके लिए टाइम की रेंज क्या है, टाइम इज ग्रेटर देन हाफ सेकंड एंड लेस देन 1 सेकंड। अब 1 सेकंड के बाद क्या होगा बच्चों, देखो तो 1 सेकंड के बाद आपकी ग्रेटर देन 1 सेकंड में वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ग्रेटर देन हाफ सेकंड मतलब 1 सेकंड से भी ग्रेटर में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आएगा, तो फिर से वो एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब यही एक रेंज है जिसमें आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वो रेंज है जिसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो फॉर रिटार्डेशन द रेंज ऑफ टाइम इज हाफ सेकंड टू 1 सेकंड। दिस इज द रेंज ऑफ टाइम, range of time in which retardation happens, in which retardation happens। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ में आया होगा।